नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे एक नए प्रसंग की जो पिछले कुछ दिनों में ये कहा जाए कि बिहार चुनाव के बाद एक नए चुनाव की तैयारी के लिए उठ खड़ा हुआ है। उसका शीर्षक है लव जिहाद। ये ऐसी समस्या है और इस तरह की समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से जो हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे देश में असमान विकास, जैसे विकास की बहुत धीमी गति, जैसे बहुत प्रचंड बेरोजगारी, जैसे किसानों की अनवरत समस्याओं का बढ़ता जाना, और जैसे देश में कानून व्यवस्था के खत्म होने की स्थिति की ओर कानून के राज का बढ़ना, और जैसे इस तरह से जुड़े हुए बहुत सारी वजहों से देश के बहुत बड़े बहुमत हिस्से को बहुत सारी तकलीफों में जीना। तो ये सारे सवाल नेपथ्य में चले जाते हैं जब इस तरह के सवाल सामने आ जाते हैं, जैसे लव जिहाद है और देश ध्रुवीकृत हो जाता है, हिस्सों में बढ़ जाता है और उसकी चुनावी फसल बहुत अच्छी होती है। ये हमारे यहाँ लगातार प्रयोग हो रहे हैं और ये प्रयोग करने वाले कह सकते हैं कि वो सफल रहे हैं और सारे नतीजे इस बात को हमें आपको आमने सामने रखते हैं। तो लव जिहाद पर हम लोग आज बात करेंगे। एक अपील कर लें आपसे, जैसा हमेशा करते हैं, सत्यहिंदी.com आप लोगों की मदद से, आपके सहयोग से चलता है। तो इस कार्यक्रम के अंत में जो कनेक्शन दिया हुआ है, कृपा करके उस पर जरूर जाएं और उस कनेक्शन में दिए हुए विवरणों में कोई विवरण अपने हिसाब से चुन के अपना सहकार सत्यहिंदी.com को जरूर दें, जिससे ये जो कारवां चल रहा है ये अनवरत चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो प्रसंग है उसकी शुरुआत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई दूसरी राज्य सरकारों के कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव की रोशनी में उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर पास किए गए प्रस्ताव के कुछ अंश पढ़ देता हूं, फिर उस पर बात करना समीचीन होगा। इसका नाम रखा है प्रस्तावित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मुख्य बिंदु। ऐसे धर्म परिवर्तन को एक अपराध की श्रेणी में लाकर सिद्ध करेगा जो मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, अराम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या अन्य किसी कपट रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए किया जा रहा हो। यह अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संबंध में ऐसे धर्म परिवर्तन के लिए वृहत दंड का प्रावधान करेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कतिपय सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। धर्म परिवर्तन, मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, प्रलोभन व अन्य किसी कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं किया गया के सबूत का भार ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति पर एवं ऐसे संपरिवर्तन व्यक्ति पर होगा। एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन मिथ्या निरूपण, बलपूर्वक, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, प्रलोभन या अन्य किसी कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए नहीं है। किसी एक धर्म से अन्य धर्म में लड़की के धर्म में परिवर्तन से एकमात्र प्रयोजन के लिए किए गए विवाह पर ऐसा विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा। उक्त अध्यादेश में मिथ्या निरूपण, बल, असम्यक प्रभाव, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण माध्यम से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन हेतु विवश किए जाने पर उस कृत्य को एक संज्ञेय अपराध के रूप में मानते हुए संबंधित अपराध गैर जमानती प्रकृति का होने और उक्त अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बताए जाने का प्राविधान किया जा रहा है। उपबंधों का उल्लंघन करने हेतु कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष की सजा, जुर्माने की राशि 15,000 रुपए से कम नहीं होगी का प्राविधान किया गया है। जबकि अवयस्क महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में धारा 3 के उल्लंघन पर कारावास कम से कम 3 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष तक की होगी और जुर्माने की राशि 25,000 रुपए से कम नहीं होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में कारावास 3 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 50,000 रुपए से कम नहीं होगी। ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है।
तो इसमें आपने जैसा देखा, वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं और इसको एक विस्तार देने की और एक तर्क देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो मूल इसकी प्रस्तावना है उसके पीछे ये है कि हम समाज में बहुत लंबे समय तक, खासकर मध्य काल में ये चीज़ विकसित हुई थी, क्योंकि उसके पहले के ऐतिहासिक डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि हम उतने विश्वास से उस बात को कह सकें, लेकिन मध्यकाल की बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास हैं, बहुत सारा इतिहास हमारे पास है, तो हम इसको जरा जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि उस समय इस प्रवृत्ति का विकास हुआ कि स्त्रियों को संपत्ति के तौर पर समाज विचार करने लगा कि वो संपत्ति हैं और उन पर कब्जा रखना जरूरी है। ये कब्जे की भावना बहुत सारे समुदायों में इसलिए आई कि जब युद्ध होते थे और जो परास्त होता था उनकी तो हत्या कर दी जाती थी या वो बंदी बना लिए जाते थे, लेकिन उनकी स्त्रियों का बलपूर्वक अपहरण कर लिया जाता था, उनकी हत्याएं नहीं की जाती थी, उन्हें दासी बना दिया जाता था या सेक्स स्लेव आप कह सकते हैं बना दिया जाता था, कुछ बड़े स्तर पर लोगों को रानियों में भी बदल लिया जाता था। ये सब हुआ उस जमाने में, ये सब आम था क्योंकि एक कबीलाई किस्म की मानसिकता थी और दुनिया के भूभाग पर नियंत्रण करने की बलपूर्वक कोशिशें ही उस समाज का नियम था। उस दौर में जो विचार विकसित हुए उसने अपने अपने कुनबे की, अपने धर्म, जाति, गोत्र, क्षेत्र की स्त्री को बलपूर्वक या नियमों के अधीन बनाकर किसी तरह से अपने कब्जे में रखने की कोशिशें की और बहुत सारे सिद्धांत गढ़े गए। जब नया युग यानी जिसे हम आधुनिक युग कहते हैं, जो 200-300 सदी पुराना ही है, जिसे आप फ्रांस की क्रांति के समय से मान सकते हैं या उसके पूर्व जो कुछ चीजें उससे डेवलप हुई थी जिसकी वजह से फ्रांस में क्रांति हुई, उस समय से मान लीजिए। उसके बाद से ये हुआ कि वैज्ञानिक आधारों ने उन धारणाओं को निर्मूल किया जो पहले से प्रचलित चली आ रही थी लेकिन गलत थी। उसमें से एक यही थी कि मनुष्य में लिंग के आधार पर भेद। तो इस पर बहुत दुनिया भर में आंदोलन हुए, फेमिनिस्ट आंदोलन जो कहलाते हैं, वो सब यही है कि जिसमें स्त्री को मनुष्य मानना और उसको मनुष्य की तरह से उसके साथ व्यवहार करना, कानून कायदों में उसके साथ वैसा ही आचार व्यवहार करना, ये सब मनुष्यता ने स्वीकार करना शुरू किया। और जिस सदी में हम बात कर रहे हैं, इसकी पिछली सदी इस तरह के बहुत सारे फैसलों से भरी पड़ी है और लगभग जो भी सभ्य दुनिया है उसमें अब ये सिद्धांत अमल में है। ये ठीक है कि अभी भी दुनिया में जो सबसे बड़ा शोषित वर्ग है वो स्त्री ही है, लेकिन ये भी सच है कि उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं और उसकी मध्य युग के दौर और तौर तरीकों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे बहुत सारी दुनिया में हिस्से हैं, जिसमें से भारत भी एक है, जिसमें एक बहुत समाज ऐसा है जो अभी भी मध्यकालीन सोच समझ का है और उसी तरह से चीज़ों को रखता, सोचता, बोलता और उसको अंगीकार करता है और वो चाहता है कि वही चीज़ समाज माने, ऐसी जिद करता है। लेकिन ये पिछड़ापन है, तो वो जब सामने से इसको सीधे सीधे नहीं कह सकता तो वो इस तरह के शब्दों के मुलम्मे में इस तरह के तर्क गढ़ता है जो आप इस प्रस्तावना में देख रहे हैं, जो कई ऐसे राज्यों में इसके पहले प्रस्तावित की जा चुकी है जो बीजेपी शासित है। लेकिन समस्या ये है कि जो इस तरह का प्रस्ताव रखा गया है, कानून की दृष्टि में इसकी तार्किकता कितनी है ये इसी से स्पष्ट हो जाता है कि जिस दिन कैबिनेट ने ये प्रस्ताव किया, लगभग उसी दिन सुबह इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस विवेक अग्रवाल और पंकज नकवी की कोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में एक बड़ा दूरगामी फैसला दिया है। ये मामला भी एक हिंदू युवती और एक मुस्लिम पुरुष द्वारा की गई शादी से संबंधित है, जिसमें निचली अदालतों में और निचले स्तर पर प्रशासन में ऐसी बाधाएं इसी वजह से आई थी जैसी इस प्रस्तावित अध्यादेश में है। और उसका निराकरण करते हुए हाईकोर्ट ने उस दिन ये कहा है कि कोर्ट की नजर में जब ये दो बालिग लोग एक फैसला लेके आए हैं तो उसमें हस्तक्षेप का कोई कारण उनको करने का समझ में नहीं आता, बल्कि उन्होंने कुछ पिछले फैसलों में जिसमें धर्म के आधार पर हुए इस तरह के शादी विवाह के आयोजनों को लेकर कुछ टिप्पणियां की गई थी और जिनका उल्लेख सरकार की ओर से और दूसरी तरफ से किया गया, उसके बारे में भी उन्होंने साफ किया है कि जब दो बालिग लोग हमारे सामने हों और दोनों वयस्क अपने जीवन को साथ गुजारने का कोई फैसला करते हैं तो इसमें कोई भी बाधा हम खड़ी करके उनकी स्वतंत्रता का हनन करेंगे, उनकी मानवीय अधिकारों का अवमूल्यन करेंगे। तो ये जो सवाल राज्य सरकार के इस
प्रस्ताव से आया है, ये इस नजरिए से जो हाई कोर्ट के 2 जजेस का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही 2 जजेस का फैसले में व्यक्त है, उसके बिल्कुल विपरीत होता है। सिर्फ उसमें बचने की रास्ता उन्होंने ये निकाला है कि इसके पहले कुछ सिंगल जजेस की बेंच के 2 फैसले ऐसे हैं जिनका उदाहरण लिया गया है कि उसमें धर्म परिवर्तन को अगर शादी का आधार बनाया जाए और सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया जाए, उसको चुनौती दी गई थी या खारिज किया गया था। लेकिन जब इसको मानवीय मूल्यों के समक्ष खड़ा किया जाता है, जैसा इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है, और ये सारे अधिकार इसी संविधान में हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं, वो स्त्री हो या पुरुष, उनको बराबरी से प्राप्त हैं, तो वो उनके विपरीत आ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी संभावनाएं हैं कि ये मामला कोर्ट में ठहर न सके, और लेकिन देखना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो कानूनी प्रणाली है उसमें कई बार बहुत समय लगता है, उसकी वजह से बहुत सारे न्याय अन्याय में बदले हुए उतने दौर तक चलते रहते हैं, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं हमारे यहाँ। कुछ आजकल वैचारिक सवाल भी आ गए हैं जिनसे न्यायालय प्रभावित होता दिखता है। तो अभी हमें देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है, लेकिन ये सच है कि इसके राजनीतिक नतीजे बहुत हैं। जैसा आप एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह ने हमसे बातचीत में, हमने उनसे जानना चाहा कि वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने देखिए क्या कहा, पहले उनसे सुनिए। लव जिहाद के समय देश में बड़ी चर्चा है। आप किसी भी पार्टी के बयान उठाकर देख लें, खासतौर से सरकारी सत्तारूढ़ दल की बात करें, उनके विरोधियों की बात करें, ये मुद्दा सामाजिक क्षेत्र से निकलकर अब राजनीति में प्रवेश कर गया है, और इस पर राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। जो लोग इस लव जिहाद के कॉन्सेप्ट के या इस बुराई के खिलाफ हैं, उनका कहना है कि ये दरअसल और कुछ नहीं, धर्म परिवर्तन का एक तरीका है। ये गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने का तरीका है, धर्मांतरण का तरीका है। जो लोग इस राय के नहीं हैं, उनका मानना है कि लव जिहाद एक ऐसी अवधारणा है जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में बैर या वैमनस्य पैदा करने के लिए। अब ये दोनों के बीच में सच्चाई कहीं तो कुछ होगी। अलग अलग मामलों में आप देखिए तो कोर्ट्स के फैसले जो है वो अलग अलग आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक समय 2014 में, उसके बाद भी 2-3 मामलों में ऐसा कहा कि अगर धर्म के लिए, अगर शादी के लिए ही धर्म परिवर्तन किया गया है तो वो शादी अवैध है। ऐसे धर्म परिवर्तन को मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसी शादी को मान्यता नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपका उस धर्म में विश्वास नहीं है। आप केवल शादी करने के लिए जो है अपना धर्म बदल रहे हैं, या दबाव में कर रहे हो या स्वेच्छा से कर रहे हो। लेकिन एक बात इसके साथ और जुड़ी है, एक सवाल और जुड़ा हुआ है, वो ये है कि क्या इस बात की भी चर्चा होगी कि जिनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, क्या शादी के लिए या इंटरफेथ मैरिज के लिए ये जरूरी है कि धर्म परिवर्तन हो? संविधान में एक और व्यवस्था है, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट की। वो ऐसी ही शादियों के लिए है, इंटरफेथ मैरिज के लिए है, कि अगर 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी करना चाहते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें, उनको धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। फिर धर्म क्यों बदला जा रहा है, ये एक मुद्दा है जो चर्चा का विषय बना रहेगा। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि ये सही ही है या गलत ही है। इसमें दोनों तरह के मामले, इसमें बल्कि ग्रे एरिया बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये मुद्दा जो है रिलेवेंट बना रहेगा मुझे लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहल की है वो कम से कम इस पूरी बहस को एक दिशा उन्होंने दे दी है। अब इसके आगे सिर्फ यही हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को उत्तर प्रदेश के या तो वैध घोषित करे या अवैध घोषित करे। दोनों स्थितियों में फिर आगे की बात आगे होगी। लेकिन अभी मामला जो है ये लगता है कि ये राजनीति से निकलकर, पहले समाज से निकल कर राजनीति में आया, अब राजनीति से निकलकर जो है वो कानून के दायरे में जा रहा है। जो प्रदीप सिंह कह रहे हैं इससे थोड़ा हट के विपरीत विचार आप कह सकते हैं उर्मिलेश, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, देखिए इस मामले को किस तरह से देखते हैं और इस मामले के पीछे की राजनीति को किस तरह से देखते हैं। तो आप उर्मिलेश जी को भी सुनिए तो आपको एक दूसरे नजरिए का या दूसरे तर्ज का
इस मामले में राय समझ में आती है? सुनिए। देखिए शीतल जी, मैं समझता हूं कि ये लव जिहाद जो ये किया जा रहा है, इसको लेकर इतना बड़ा बवाल मचाया जा रहा है, ये संघ परिवार से जो जुड़े हुए संगठन हैं, खासकर जो उनके सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन कहे जाते हैं, इनका ये बहुत पुराना एजेंडा रहा है। लेकिन बीच में जब दूसरे एजेंडे आ जाते हैं तो ये जो एजेंडा है वो थोड़ा मध्यम पड़ता रहा है। अब ऐसा लगता है कि बंगाल के चुनाव से पहले इसके जरिए एक राष्ट्रव्यापी जो एक माहौल बनाना है वो तो है ही है अपनी जगह, लेकिन इसको बंगाल में काफी बड़े पैमाने पर इसको यूज करना है, इसको उछालना है, और समय समय पर इसका इस्तेमाल ये करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा कोई एजेंडा पकड़ते हैं। क्योंकि इस समय इनके पास सत्ता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, कई राज्यों में, तो मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी बात कि हमारे संविधान के हिसाब से, हमारे माननीय न्यायालयों के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग मामलों में जितने अब तक जजमेंट हुए हैं, किसी भी जजमेंट में, किसी भी प्रावधान में इस तरह की किसी सो कॉल्ड लव जिहाद को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। यह एक ऐसा शब्द है जिसको संघ परिवार के जो संगठन हैं उनके अलावा इस देश में कोई यूज नहीं करता है। तो ये संगठन भी ऐसा जो अपने लिए अपना शब्दकोश गढ़ता है। अभी आपने देखा कुशीनगर के मामले में एक विवाद आया उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया? हादिया का जो जजमेंट है बहुत ही मशहूर है पूरे देश में, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब उसमें इन्वॉल्व हुए, और उसमें क्या आया था हम सब जानते हैं। तो भारत के संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स जो इस तरह के अधिकारों को कवर करते हैं, चाहे वो आर्टिकल 21 हो, 25 हो, जितने भी आर्टिकल्स हैं, उसमें कहीं भी इस तरह के प्रतिबंध की बात कि अंतरधर्मीय शादी, इंटरफेथ मैरिजेस पर जैसे अंकुश लगाने जैसे कल्पना में भी कभी हमारे भारत के संविधान के निर्माताओं के दिमाग में नहीं थी। कल्पना में भी वो तो चाहते थे कि ऐसा समदर्शी, ऐसा सामाजिक, ऐसा इंक्लूसिव सोसाइटी बने, उनका तो ये सपना था। तो ये बहुत ही बड़ा दुस्वप्न है जो भारत के लिए बुना जा रहा है संघ परिवार की तरफ से, और जिसको हमारे देश की जो सरकारें हैं वो भी इंडोर्स कर रही हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है और ठीक कुछ घंटे बाद ऑर्डिनेंस आ जाता है सरकार का, उसको एक तरह से खारिज करता हुआ। क्या ऐसी परिकल्पना गवर्नेंस के स्तर पर भी, आप थोड़ी देर के लिए विचारधारा की बात भूल जाइए, क्या ऐसा सोचा जा सकता है? एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और एक समय में मेरे भी संपादक रहे रामकृपाल जी से भी मैंने बात की। रामकृपाल जी के वक्तव्य के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करूंगा, क्योंकि अभी इस पर हमें बहुत सारी बहसें दरकार होंगी और ये एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया है, तो इस पर बड़ी बहसें होंगी ही, हम चाहें या न चाहें। हम बहुत सी चीज़ें नहीं चाहते, लेकिन उससे क्या होता है, तो इसमें बहुत तरह से एनलाइटन होने की जरूरत होगी। लेकिन रामकृपाल जी ने जिस तरह से इसको समअप किया है, इसके कानूनी पक्ष को भी और सामाजिक पक्ष को भी रखा है, उनकी बात भी सुन लीजिए, और उनकी बात के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ समेटेंगे। लेकिन हम इस बहस को आपके विभिन्न नजरियों के साथ फिर भविष्य में लेके हाजिर होंगे और आपकी राय उसमें जानना चाहेंगे। तो सुनिए रामकृपाल जी इस मामले पर क्या कह रहे हैं। शीतल जी, देखिए, ईमानदारी की बात यह है कि बहुत सारे कानून हमारे यहाँ पहले से हैं, इसके लिए भी कानून है। आज जो कुछ भी आया कोई नई बात नहीं है, आईपीसी में बाकायदा कानून है। और अगर कोई मान लीजिए दो प्रेमी प्रेमिका हैं, वो शादी करना चाहते हैं तो जाकर के स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि मैं दो बातें कहूंगा। एक होता है कि प्यार के लिए शादी जी, एक होता है कि मतलब प्यार के चलते शादी, एक होता है कि शादी धर्म बदलने के लिए। जी, मेरा यही कहना है कि शादी धर्म बदलने के लिए जी, अगर हो रही है, सिर्फ ये मकसद है जी, तो भी आज की तारीख में वर्तमान कानून में वो पनिशेबल है। लेकिन जैसा शीतल जी मैं कह रहा हूं
कि इसका एक पॉलिटिकल दायरा हो रहा है, एक और इसका एक सोशल एस्पेक्ट भी है। देखिए, हम और आप जहाँ के रहने वाले हैं, हमको मालूम है पहले सवर्णों में, हमारे आपके कास्ट में या ब्राह्मण में या जो भी इंटरकास्ट मैरिज बहुत असंभव, लेकिन अब जो आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी है जो बाहर जा रही है, तो वो जातीय जो एक तरह से जो बंधन था, बहुत जबरदस्त बंधन था, वो धीरे धीरे ढीला पड़ गया है। ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है अभी। लेकिन मामला ये क्या है कि एक ही धर्म में जाति से ऊपर उठ करके अंतर जाति विवाह, लेकिन ये बात अब इससे भी ऊपर उठ के जा रही है कि अंतर, मतलब जैसे है ना कि हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू पहले से होता रहा है अब, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे हम लोग अंतर जाति विवाह कर रहे हैं, वैसे इंटर रिलीजियस भी हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो दो ध्रुव हैं, एक जो उधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, दोनों हो सकता है कि इसमें कुछ चीजें सही हो, मिसयूज हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला पॉलिटिकल बन रहा है। ये सवाल इस बात का है कि एक सामाजिक आंदोलन जो अपने आप बिना कहे उभर रहा है, पूरी दुनिया में उभर रहा है, और हमारे यहाँ एक ट्रांजिशन, उसको एक ईमानदारी से गति देने के बजाय अगर उसको धार्मिक उसमें बांट दिया जाएगा, जैसे कि कोशिश हो रही है, मुझे लगता है इसका एक दुष्परिणाम भी सामने आ सकता है, एक बिला मतलब का सामाजिक वैमनस्य और ये सब सारी चीजें हो सकती है। तो ये देखिए, ऑलरेडी हमारे यहाँ ये लिबरल शादी को लेकर के बहुत ही एक मतलब कानून भी लिबरल है। ये अलग बात है कि जैसे आप किसी को हत्या करने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वाइड एबिलिस्टियो है, यानी वो कभी माना ही नहीं गया। लेकिन ये तो मेरा मानना है कि देखिए बहुत सारी चीजें उसमें हैं। ये भी हो रहा है कि एक, जैसे मैंने कहा, अंतरजातीय विवाह हमारे यहाँ शुरू हो गए, अब लोग मानने लगे हैं। ऐसे ही अगर बात वही है कि अगर पुरुष और स्त्री एक एडल्ट है, उनमें प्यार होता है, चाहे किसी धर्म के हो, जाति के हो, उसका सम्मान, उसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी, आप समाज में फंडामेंटल ताकतें कुछ उभर आएंगी दोनों तरफ से। मैं ईमानदारी की बात करता हूँ। उधर से भी एक कोशिश ये होगी कि कुछ नए लड़कों को निकालो, जाओ भाई प्रेम करो, कर लो, ऐसा में भी अपवाद हो सकता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा हो रहा है समाज में, इसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, न कि इसके लिए कोई अलग से कानून लाने की कोई जरूरत नहीं। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।